हाँ सर। तो ये जो यूनिट 2 में तुम्हारा था फैट मेटाबॉलिज्म इन हेल्थ एंड डिजीज, तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी चर्चा की थी, ठीक है। तो बिल्कुल जो नॉर्मल लीवर और फैटी लीवर की बात करें, हेल्दी एंड फैटी लीवर, तो इसमें तुम्हारा क्या डिफरेंस जो आता है, वो आता है कि जो लोब्स ऑफ लीवर है, ठीक है, जनरली 5 लोब्स कहते हैं, तो इसमें जो है तुम्हारा फैट का डिपोजिशन हो जाता है। तो नॉर्मल लीवर देख सकते हो बिल्कुल रेड इन कलर है, मतलब काफी वेस्कुलराइज्ड है, ब्लड पूरे रहेंगे, ब्लड वेसल्स। लेकिन जैसे फैटी लीवर का कंडीशन आता है, इसका मतलब है कि देयर इज सम डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द लोब्स ऑफ द लीवर, ठीक है। तो दैट विल डिस्क्रिमिनेट द नॉर्मल लीवर एंड फैटी लीवर, बेसिकली ये है तुम्हारा। और इसमें जो रह गए थे पार्ट्स हमारे, वो हैं फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉड्यूलेशन के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था फैटी लीवर्स के बारे में, तो देर आर सम प्रोटीन्स which are having the foundation with these fatty acids, and some lipid modulation is also there, so that's why there is deposition of fat in the lobes of the liver. तो फैटी एसिड्स क्या है, ये तो क्रूशियल कंपोनेंट है ऑफ सेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड्स, ठीक है। मतलब जो सेल्स के सिग्नल्स देते हैं कि रेगुलेशन हो लिपिड्स का या फैटी एसिड्स का, है ना, इसके जो मेटाबॉलिज्म है, इसके लिए फैटी एसिड्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और दूसरी है कि ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये एक तरह से लाइगेंड का काम करते हैं फॉर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। मतलब अगर किसी भी डीएनए में या फिर प्रोटीन में चेंज होनी है सेलुलर लेवल पर, तो उसके लिए भी फैटी एसिड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये फैटी एसिड्स जो है, ये दे आर कैरिड थ्रू आउट द टिश्यूज, मेम्ब्रेन्स एंड इन द साइटोसोल, ठीक है, बाय चैपरॉन्स, दैट इज also known as fatty acid binding proteins, जिसको हम लोग शॉर्ट में FABPs कहते हैं। अब इसमें क्या है कि देर आर अ नंबर ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक आइसोफॉर्म्स, मतलब हर एक जीन के लिए, हर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए एक अलग सा चैपरॉन है और एक आइसोफॉर्म्स बना हुआ है, जो कि स्पेसिफिक टिश्यू के साथ मिलता है और जो मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो होती है इसके थ्रू होती है। तो अब एक नॉकआउट माइस, जो नई जो जीन्स माइस में जो एक्सप्रेस हुई, तो इस कंडीशन में अगर हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं, तो नॉकआउट माइस में ये जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं। दैट इज बिकॉज ड्यू टू द फेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि अगर मतलब इनको बनाया ही ऐसा गया है कि ये चीजें रेगुलेट ना हो। अब जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, ठीक है, तो हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया हो गया या फिर इंसुलिन को मतलब उससे रेजिस्ट करे, उनके जीन्स में ही, माइस के जीन्स में ही ऐसा मतलब चेंज किया गया है, उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में चेंज आए हैं, जिसके कारण वो इंसुलिन से रेजिस्टेंस है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, चाहे कितना भी हाई फैट डाइट खिला दो, ठीक है, या कितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो जाएं। मेटाबॉलिज्म में अगर किसी तरह से गड़बड़ी होती है, तो होता है ना कि इंसुलिन की कमी हो गई या ज्यादा हो गई, लेकिन इसमें है कि नहीं, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज ड्यू टू द इनकल्कुलेशन ऑफ दीज फैटी एसिड्स। अब स्केलेटल मसल की बात करें, तो दीज आर फैट रिच। अगर फैट रिच डाइट को हम इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, साइटोसोल में और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें ये दिखेगा, ठीक है। और दिखेगा तो कहाँ पर नजर आएगा, स्केलेटल मसल में दिखेगा, मतलब डिपोजिशन इसकी स्केलेटल मसल में होगी। तो द टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ साइटोसोलिक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिक, दैट इज FABP, है ना, फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स।
तो ये दिखती है लास्टली स्केलेटल मसल में। अब जैसे हम लोग मैं बताया भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि these insulin resistance is characterized by a decrease in the enzymes and proteins which are involved in the lipid oxidation। मतलब जब भी लिपिड की ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं दैट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। तो इसमें क्या होता है, इनकी एंजाइम्स और प्रोटीन्स की जो रोल है इसको डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो होती है तो एंजाइम्स और प्रोटीन्स काम नहीं करते, जिससे कारण ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अब लाइपोजेनेसिस या एडिपोजेनेसिस की बात करें तो दे आर मॉड्यूलेटेड बाय द एंजाइम्स एसिटाइल कार्बोक्सिलेज 1 एंड 2, और इसके अलावा एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ठीक है, तो ये दोनों एंजाइम जो है दीज आर दे हैव द पोटेंशियल फॉर एनी ड्रग टू टारगेट इट एंड also for the treatment of the obesity and any metabolic syndrome। तो हम अगर इन एंजाइम्स पे एसिटाइल कार्बोक्सिलेज 1, 2 और एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज अगर इन पे हम कमांड कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और दूसरा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, किसी भी तरह कारण से अगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है तो उसको ये मेंटेन कर सकते हैं। अब देख सकते हो कि एएमपी के अल्फा सब यूनिट है जो कि एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेटाबॉलिक स्ट्रेस। मतलब whenever there is metabolic stress then this AMPK alpha subunit will be activate। तो इसमें एक्टिवेट होने से एक्टिवेट कैसे होती है, बाय द फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और इनहिबिट द फॉस्फोराइलेशन से ये एक्टिव होती है, और जब ये एक्टिव होगी तो क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ दिस एसिटाइल कार्बोक्सिलेज 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या होगा, जब इसको इनहिबिट करेगा इसके एक्टिविटी को तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है इसको प्रमोट होगा, ग्लूकोज अपटेक होगा और लिपिड सिंथेसिस का इनहिबिशन होगा। तो इन सारे चीजों से क्या होगा, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन होने से, ग्लूकोज अपटेक और इनहिबिशन ऑफ लिपिड सिंथेसिस से, मतलब जो एक्टोपिक लिपिड स्टोरेज जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, मतलब लिपिड जो है जितनी जरूरत है उतनी ही जमा होगी, अदरवाइज वो एक्सक्रीटिव सिस्टम से निकल जाएगा। ठीक है, तो एन आइसोकैलोरिक हाई फैट डाइट, मतलब आइसोकैलोरिक हाई फैट अगर हम डाइट में देते हैं तो इट विल इनहिबिट AMPK इन रैट्स डिस्पाइट ग्रेट पोटेंशियल फॉर मॉड्यूलेशन बाय मैटरनल डाइट एक्सप्रेशन ऑफ these acetyl carboxylase and AMPK। ठीक है, that will required। तो देख सकते हो कि हाई फैट डाइट देने से भी मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है ऐसे रैट्स को, अगर हम इन दोनों एंजाइम्स को एसिटाइल कार्बोक्सिलेज 1 एंड 2 और AMP एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज जो है इसको अगर हम कंट्रोल में ले लेते हैं। अब अगर हम रेमेडी या ट्रीटमेंट की बात करें तो ये डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये इनहेरिटेड होते हैं, मतलब ये दर बदर चले आ रहे हैं ना, काफी प्रोजेनी से चले आते हैं। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं गेट स्क्रीन्ड फॉर सम ऑफ देम यूजिंग ब्लड टेस्ट। मतलब अगर बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज के अगर ब्लड टेस्ट हम करें तो उसकी जब स्क्रीनिंग करते हैं तो ये तुम्हारी ओबेसिटी या इंसुलिन से जो प्रॉब्लम है ये अपने आप दिख जाती है। ठीक है, तो अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को डिसऑर्डर है, ठीक है, तो पेरेंट्स कर मतलब जेनेटिक टेस्टिंग करा के जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको अगर निकलवा दे, ठीक है, तो ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने ये माइस में हो। अदर जेनेटिक टेस्ट कहते हैं कि फीटस हैज अ डिसऑर्डर और कैरीज अ जीन फॉर द डिसऑर्डर। कुछ और भी जेनेटिक टेस्ट है जिसके थ्रू भी ये क्लियर है, कंफर्म है कि जो फीटस है ये सारे प्रॉब्लम अपने जेनेटिकली ये रखते हैं। ठीक है, तो इनका जो रेमेडी है, जो ट्रीटमेंट है, दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एंजाइम्स, जो बताया अभी दो।
ठीक है, एसिटाइल कार्बोक्सिलेज 1 एंड 2 एंड AMPK, ये दोनों को अगर हम रिप्लेस कर दें तो बहुत हद तक इस सारे डिसऑर्डर से हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज दे आर मेटाबॉलिक। तो खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबोलाइट हो गया ना, तो मेटाबॉलिज्म होगी तो कुछ अच्छी कुछ बुरी चीजें आएंगी। तो अगर हम उस एंजाइम को ही कंट्रोल में कर लें तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं है। अब दे रहा है कि मेडिसिन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अदर प्रोसीड्यूर्स में हेल्प विथ कॉम्प्लिकेशंस। मतलब अगर कोई एनिमल अगर इन सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से अगर पीड़ित हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन हैं, या बहुत ज्यादा अगर हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ टेस्ट से हम मतलब इनके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको चेक आउट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो रेमेडी है उसको, मतलब मेन जो प्रॉब्लम है उसको हम नहीं हटा सकते। तो ये दैट इज द बेसिक